फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज बेटे आपसे सोल्यूशन के लेक्चर नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। हमने अभी तक जो बातें आपसे लेक्चर्स में की उनमें जो लेक्चर नंबर 4 था, जहां पे मैंने बातें शुरू की आपसे अबाउट आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पर, हम उसी बात को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया कि आइडियल सोल्यूशंस क्या है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। एक बेसिक फॉर्म जल्दी से कर लें कि आइडियल सोल्यूशन क्या बताया गया था और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या बताया गया था। तो मैंने बताया था बेटे कि जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था ए पार्टिकल्स का या बी पार्टिकल्स का, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वैसा ही था जैसा ए बी के बीच में था। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थे उनमें बताया गया कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए का या जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बी का था, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या तो ज्यादा था ए बी के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, या तो बताया गया था कि ए का फोर्स और बी का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो ए बी के फोर्स से कम था। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को बराबर होना जरूरी है। अब इसके बाद जो पॉइंट्स जुड़े थे वो क्या था? डेल्टा एच मिक्सिंग आपको 0 मिला था, डेल्टा वी मिक्सिंग आपको 0 मिला था, और आपने बोला था फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या था? पी एस ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और पी एस बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। हम इसी पॉइंट को आगे बता रहे हैं डिफरेंस के साथ। इधर नॉन आइडियल के केस में क्या हुआ? नॉन आइडियल के केस में मैंने आपको बताया कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या था। आपने कहा कि ए और बी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग है, ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए दी गई होगी, कम एनर्जी रिलीज हुई होगी, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग आपने क्या बताया होगा? दिस वन। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या बताया गया? ग्रेटर देन 0, जिसे आप पॉजिटिव लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल को सोच के। और तीसरी कंडीशन क्या बताई गई? राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते थे, मतलब पी एस ए बड़ा होगा किससे? पी नॉट ए एक्स ए से। वैसे ही पी एस बी बड़ा होगा किससे? पी नॉट बी एक्स बी से। इसी केस को अगर हम समझें तो आपके सामने दूसरी नॉन आइडियल की कंडीशन थी। वहां क्या था? वहां था डेल्टा एच मिक्सिंग, आपने बताया कि इसे निगेटिव ले सकते थे, डेल्टा वी मिक्सिंग इसे निगेटिव ले सकते थे, और पी एस ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए और पी एस बी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी को फुलफिल कर रही थी। कहने का मतलब है कि ये जो कंडीशन आपके सामने थी, दैट इज द थ्योरेटिकल डाटा, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा, अगेन दिस इज द थ्योरेटिकल डाटा एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा, दिस इज द थ्योरेटिकल डाटा और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा। राउल्ट्स लॉ को फॉलो होने का मतलब था कि एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा बराबर होंगे, लेकिन नॉन आइडियल का मतलब था कि एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा बराबर नहीं होंगे। क्या होंगे? इस केस में क्या होगा? ग्रेटर होगा। इस केस में क्या होगा? थ्योरेटिकल डाटा ज्यादा होगा, यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा कम होगा। तो ये कंडीशन मैंने आपके सामने रखी। अब मैं इसे आपको एक ग्राफ के थ्रू क्लियर करने जा रहा हूं कि ग्राफ से किस तरीके से आप इस बेसिक पॉइंट को समझ सकते हो। देखिए आपके सामने बेटे कुछ ग्राफ बना दिए हैं मैंने आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि 4 से 5 मिनट में इस ग्राफ को बना के मैं दिखाता। हम इस ग्राफ को अब डायरेक्ट समझने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या बातें हमें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। हमारे सामने पहला ग्राफ तो एक आइडियल सोल्यूशन का बना हुआ ग्राफ है। आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप देख सकते हो कि पहले तो इस एक्सेस पर मोल फ्रैक्शन यानी मोल कंपोजिशन मेंशन किया गया है, जहाँ पे आपको एक्स ए और एक्स बी के मोल्स इन्फॉर्म किए जा रहे हैं। हमारे पास 2 वोलेटाइल कंपोनेंट बताए गए हैं ए और बी, जहां एक्स ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो नॉर्मल बात है बेटे, आपको क्या मालूम होना चाहिए? द वन पॉइंट इज व्हाट, कि एक्स ए प्लस एक्स बी के सम की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे एक्स ए की वैल्यू 1 है तो नॉर्मल बात है कि एक्स बी कितना हो जाएगा? आप कहोगे 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर एक्स बी 1 होगा तो एक्स ए 0 होगा। आप जानते हो ना कि राउल्ट्स के अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था टोटल प्रेशर किसके इक्वल था? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर हमने ये कह दिया कि एक्स ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आप कहोगे कि अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी 0 होगा, मतलब टोटल प्रेशर पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो आपने कहा कि मान लीजिए कि टोटल प्रेशर के लिए हमने कहा कि जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो उस समय टोटल प्रेशर पी नॉट ए है, और जब एक्स पी 1 है तो टोटल प्रेशर कितना है? पी नॉट बी। बहुत सारे बच्चों के माइंड में आया कि ये ग्राफ ऊपर कैसे चला गया।
आप इस ग्राफ को नीचे भी बना सकते थे। जिस ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि B इज मोर वॉलेटाइल देन A। B क्या होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा A के साथ। अब अगर मैं आपसे आगे बातें करूं तो आप क्या बताइएगा, तो आप कहोगे बेटे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ में हमने एक लाइन ये बनाई हुई है। ये लाइन बता रही है कि इस पॉइंट पे XB 0 है तो PSB 0 होगा, और जब XB की वैल्यू 1 हो गई तो उस समय PSB की वैल्यू किसके बराबर होगी, P0B के बराबर होगी। वैसे ही ये लाइन A को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टोटल प्रेशर को, यानी हर अलग कंपोजिशन पे टोटल प्रेशर आपको अलग अलग मिलने वाला है। तो टोटल प्रेशर और PSA प्लस PSB के इक्वल होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि PSB और P0B XB बराबर है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा दोनों को बराबर रखा गया है। इसका मतलब दिस सॉल्यूशन फॉलो व्हाट, राउल्ट्स लॉ, और ये आइडियल का ग्राफ हो गया। लेकिन अब जब नॉन आइडियल की बात होती है तो दो तरीके के डेविएशंस पढ़े थे आप लोगों ने, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ में क्या होगा, तो जो रेड लाइन बना रहा हूं मैं आपके सामने, आप देख सकते हो जो रेड लाइन है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और जो ब्लैक लाइन आपको डॉटेड फॉर्म में दिख रही है वो हमारा थ्योरेटिकल डाटा है। ये क्या बता रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा थ्योरेटिकल डाटा से आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस केस में आप देखो कि मेरे हिसाब से ये वाली लाइन जो आ रही थी, जब मिक्सचर था तो B का प्रेशर, यानी इस पॉइंट पर मैं मानता कि इस मोल फ्रैक्शन पर B का प्रेशर इतना होना चाहिए था, लेकिन B का प्रेशर ज़्यादा मिल रहा था, यानी PSA की वैल्यू ज़्यादा मिल रही थी P0A XA से। ये कहता है P0A XA इतना, अरे PS, ये जो ग्राफ हमारा इस लाइन का बना हुआ है, आप जानते हो कि ये लाइन आप देख सकते हो, ये X के लिए ग्राफ है, तो ये X वाला ग्राफ हमारे पास है। तो इस कंपोजिशन पे A का प्रेशर होना चाहिए था इतना, लेकिन प्रेशर कितना है, इतना है। ये कौन सा डाटा है, ये PSA है। ये कौन सी वैल्यू है, P0A XA की वैल्यू है, दोनों मैच नहीं कर रहे। वैसे ही यहाँ B के लिए ग्राफ आप देख सकते हो, और वैसे ही आप एक पर्टिकुलर इस ग्राफ को भी देख सकते हो। टोटल प्रेशर की वैल्यू शुरुआत में और एंड में तो बराबर मिलेगी, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जब सोल्यूशन फॉर्म होगा तो आप बताओगे कि A और B का प्रेशर चेंज हो रहा होगा, और आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल वैल्यूज मैच नहीं कर रही होंगी। इस ग्राफ में एक पीक पॉइंट बताया गया है जिसे हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पे टच किया हुआ है। इसका क्या मतलब है वो मैं भी आपके सामने क्लियर करूंगा कि इसकी मीनिंग क्या होगी। वैसे ही अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पर भी एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा मैच नहीं कर रहे। गिवन कंडीशन पे A का प्रेशर इतना होना चाहिए था थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन से, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रेशर कम मिल रहा है। रीजन तो आपको मालूम है कि AB का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया है, AB जल्दी वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहता। अगर AB जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाता तो प्रेशर कम बनेगा, यहाँ AB जल्दी कन्वर्ट होगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो इस ग्राफ का जो टोटल प्रेशर है वो इस तरीके से दिख रहा है आपको, जो नॉर्मल प्रेशर है, और उसके लिए ये जो डाटा गिवन किया गया है दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा में एक पीक पॉइंट आप देख रहे हो, इसका भी एक मेन पॉइंट होगा जो मैं आपसे अभी आगे क्लियर करूंगा। तो ये है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ। हमने आइडियल नॉन आइडियल में आपसे ये बातें कर ली थी कि क्या हमारे पास आइडियल है और कौन से नॉन आइडियल होने चाहिए। तो हमने अभी आइडियल और नॉन आइडियल को डिफ्रेंशिएट किया थ्रू ग्राफ। अब मैं आपके सामने बेटे आइडियल नॉन आइडियल में एक और डिफरेंस बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता क्या है। जनरली बेटे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज जस्ट अ टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। जब हमारे पास दो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और उन दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस का डिफरेंस ज़्यादा बड़ा ना हो, स्मॉल डिफरेंस हो। स्मॉल डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि 0.1 0.2 डिग्री, इज इट अबाउट 20 30 40 डिग्री के आसपास का, देन हम उन्हें सेपरेट करने के लिए परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड परफॉर्म टू सेपरेट टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। जब आपके पास दो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और उन्हें सेपरेट करना होता है तो हम परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। किस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करता है हमें सबसे पहले वो समझना पड़ता है, और उसे समझ के ही हम आपको डिफरेंशिएट करवा पाएंगे अबाउट अ टर्म एजियोट्रॉप एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। तो आइए पहले क्लियर करते हैं कि क्या मीनिंग होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की।
देखिए बेटे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में होगा क्या, इसे एक बेसिक फॉर्म में समझ के देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक फ्लास्क लिया और इसे एक बर्नर के ऊपर हमने अप्लाई करना है। इसमें हमारे पास मान लीजिए दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, ए और बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 370 केल्विन, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 340 केल्विन। और आपने इन दोनों को क्या किया है, इस पर प्लेस कर दिया है। हवा में नहीं है, ठीक है, हमने इसे लगा दिया है, सपोर्ट दे दिया है। ओके, अब क्या हुआ, अब जब हमने ये बात की कि ए और बी दोनों इस पॉइंट पर हैं और आपने 340 केल्विन पे सिस्टम को हीट किया, तो क्या होगा, तो आप कहोगे 340 केल्विन पर यहां वेपर फॉर्म होगी। किसकी वेपर बनेगी? बहुत जगह पे कंफ्यूजन है, बहुत सारे इस पॉइंट को क्लियर नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि जो 340 केल्विन है तो बी की वेपर बनेगी। क्या ए की वेपर नहीं बनेगी? क्या ए की वोलेटाइल नेचर नहीं है? या वोलेटाइल नेचर का मतलब ये थोड़ी होता है कि 370 पे ही वेपर बनाएगा। इस टेम्परेचर पे ए की भी वेपर बनेगी। हाँ, यहां पर आप बताओगे कि बी की वेपर ज्यादा होगी देन ए। यानी कहने का मतलब है कि लिक्विड कंपोजिशन एंड द वेपर कंपोजिशन बोथ आर नॉट सेम। हाँ, यहां पे बी सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ए सारा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दैट इज द बेसिक थिंग। अब आपने क्या किया, अब आपने इस सिस्टम को लिया, मान लीजिए, और इसको दूसरे कंटेनर में लिक्विफाई करवा लिया। अब यहां पे आपको ए और बी दोनों मिल गए। अब आप क्या करोगे, अब आप इस पर्टिकुलर मिक्सचर को फिर से दूसरे फ्लास्क में रखोगे और फिर से हीटअप करोगे। इससे क्या होगा, आप कहोगे वापस बी की वेपर ज़्यादा बनेगी रिस्पेक्ट ऑफ ए, तो अब की बार बी का रेशियो और बढ़ जाएगा। फिर से उसे लिक्विफाई करोगे और फिर लिक्विफाई करने के जब फिर से उसे क्या करोगे, यूज करोगे, तो बी का कंपोजिशन क्या होगा, और बढ़ जाएगा। यानी हर बारी बी का रेशियो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपने 340 पे किया, बी की सारी वेपर बन गई, ए मतलब नहीं बन पाया पूरा। यानी यहां पे अगर हमने 1:1 के रेशियो में लिया होगा तो यहां पे ये 1:1 के रेशियो में नहीं आया। यहाँ पे बी पूरा चला गया, ए नहीं गया पूरा। आपने उसको लिक्विफाई कर लिया, अब यहाँ पे बी बहुत ज़्यादा है और ए बहुत कम। आपने वापस दूसरे कंटेनर में डाल दिया, इसको फिर से हीट किया, तो बी फिर से वेपर में कन्वर्ट हो गया सारा, और ए अभी सारा वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, ए फिर कुछ बच गया। तो इस बारी बी का रेशियो क्या हुआ, पहले से ज़्यादा हो गया। आपने फिर से उसे लिक्विफाई किया एंड अगेन वी परफॉर्म द सेम प्रोसेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर। फाइनली ए और बी अलग हो गए एंड दैट इज अ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप परफॉर्म कब करते हो, टू सेपरेट, किसे सेपरेट करना है आपको, टू वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, उसके लिए आप परफॉर्म करते हो। अब मैं आपको इसे एक ग्राफ से समझाने जा रहा हूं, कोशिश कीजिएगा ग्राफ से इसे क्लियर करने की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। हमने कहा कि हमने बताया था, अभी ए और बी का आपने पार्ट देखा था, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को देखा था, तो एक बार वापस जाके पीछे देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में। और वहां पे हमने देखा क्या था कि हमने ए और बी दो कंपोनेंट लिए थे। बी को मैंने ज़्यादा वोलेटाइल बताया था, ए को कम वोलेटाइल बताया था। जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है और जो कम वोलेटाइल होता है उसके साथ बताया गया था कि ए और बी में हमने क्या वहाँ पे टॉपिक लिया था, उसी को क्लियर कर लेते हैं एक बार। मैंने बताया था P नॉट बी इज मोर देन दिस, इसका मतलब क्या था, बी इज मोर वोलेटाइल। जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये तो बात समझ आती है। मैं आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं बेटे, टेम्परेचर के साथ, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ग्राफ जल्दी नहीं मिलता कहीं पर भी। बातें तो हो जाती हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, लेकिन कैसे है उसे मैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्लियर करने जा रहा हूं। समझने के पहले आपको एक पॉइंट समझना जरूरी है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है।
तो इसे समझ लें, मैं वापस डिटेल डिस्कस करूंगा बॉइलिंग पॉइंट को, जो हम बातें करेंगे आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। अभी बेसिक बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो उसकी वेपर बनती है। जब उसकी वेपर बनती है तो उसके कारण एक वेपर प्रेशर बनता है। जैसे जैसे आप हीट करोगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब वेपर प्रेशर हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो आप कहते हो द सिस्टम स्टार्ट्स बॉयल, मतलब सिस्टम की बॉइलिंग शुरू हो जाती है। मतलब वेपर प्रेशर जब किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो सिस्टम बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिसका वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर पहले से ही ज़्यादा होगा, उसे बॉइलिंग पॉइंट तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए कम हीट करना पड़ेगा। लेकिन जो लेस वोलेटाइल है उसे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है जिसे आपको सेपरेट करना है बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि B को मैंने ज़्यादा वोलेटाइल मांगा है, इसका मतलब B का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और A का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर? अब पहली बात देखो बेटे, जब आप इसे लेके रखोगे 370 और 340 केल्विन A और B का कंपोजिशन मिला के रखोगे तो इस कंपोजिशन का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि 370 और 340 बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे इसके लिए। बात याद रखिएगा कि जैसे से इनका कंपोजिशन चेंज होता रहेगा ना, इस सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। मतलब दोनों सिस्टम्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हर बारी चेंज होता हुआ मिलेगा आपको। क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। मैं इस ग्राफ को पहले आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं कि ग्राफ को समझिए कि क्या ग्राफ बताया जा रहा है। ये ग्राफ जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, यहां पे कंपोजिशन है। मान लीजिए यहां पे मैंने कहा XA की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। XA 1 होने का मतलब मैंने मान लिया कि मैं मोल परसेंटेज की बात करता हूं। मोल परसेंटेज का मतलब हुआ 100 में, मोल फ्रैक्शन का मतलब 1 में। तो यहां पे हमने कहा इसकी मोल परसेंटेज 100% है A की, और यहां पर A की मोल परसेंटेज 0 है। यहां किसकी, B की है 100% और A की कितनी होगी, 0%। तो ये 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और फिर 0। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में ये मौजूद होंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास स्टार्टिंग में, शुरुआत में सिर्फ कौन था, A था, मतलब आपने सिर्फ A का ही लिक्विड लिया हुआ था, तो आप कहोगे कि A का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, कुछ इतना होगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें B को मिलाओगे, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। यानी अब मान लीजिए कि हमने बताया आपको कि ये जो मैं फॉर्म दिखा रहा हूं ये लिक्विड फॉर्म है और ये फॉर्म क्या है, वेपर फॉर्म है। मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, जब हमने XA को 90% लिया हुआ था और B को 10% लिया हुआ था, तो उस पॉइंट पर यह बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था। यानी आपने एक सोल्यूशन तैयार किया जिसमें A को 90% और B को 10% रखा, तो जब हमने हीट किया तो सिस्टम बॉयल होता हुआ दिखा आपको। ऐसा थोड़ी होगा कि पहले A बॉयल होता हुआ दिख रहा होगा फिर B बॉयल होता हुआ दिख रहा होगा। बॉइलिंग दोनों की एक साथ आपको दिख रही होगी। हाँ, जो वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा है वो ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, जो कम वोलेटाइल है वो कम कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इस पॉइंट पर आपको बॉइलिंग देखने को मिली। ये क्या बता रहा है कि A का नेचर, A की परसेंटेज कुछ कम होगी, क्योंकि A जब ज़्यादा था, 100% था, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, लेकिन अब A पहले से कम है, तो ये कंडीशन होगी। इसी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे अगर इसी टेम्परेचर में पूछूं वेपर का कंपोजिशन क्या होगा, तो देखो ये वेपर का कंपोजिशन है, जिसे मैं आपको ब्लू लाइन से शो करके दिखा रहा हूं। समझिएगा बातों को। कहने का मतलब है कि जब लिक्विड का कंपोजिशन ये है तो वेपर का कंपोजिशन अलग मिल रहा है। यानी A कितना था, हमने कहा 90% रखा, B कितना था, 10% था। तो जो वेपर बनी, उस वेपर में क्या हुआ, उस वेपर में आपने कहा कि अब यहां पर कुछ ये मिला, 10, 20, 30, 40, 50, 55 मान लो। यानी अब यहां पर आप बात करोगे तो A लगभग 55% और B 45% है। मतलब B का वेपर ज्यादा बना ना।
ए आपने 90% लिया हुआ है, इस बात को क्लियर कीजिएगा। ये 100, 90, 80, 70, 60, 55 मान लिया हमने, तो जहाँ बी 10% था वहाँ बी की वेपर ज़्यादा हो गई पहले से। अब आपने इस पॉइंट पर जो वेपर ली उसको लिक्विफाई कर दिया, मान लीजिए मैंने इसे लिक्विफाई कर दिया। तो अगर मैं बी को लिक्विफाई कर देता हूं, ये मैं ब्लू लाइन से शो कर रहा हूं, लगभग कुछ इतना होगा उस समय, जब बी को आपने जब आपने मिक्सचर को लिक्विफाई कर दिया तो लिक्विफाई करने पे हम यहां पे आ गए। अब इस पर्टिकुलर लिक्विड में आप देख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया और कंपेयर टू बी का कंपोजिशन बढ़ गया। जैसे मैं आपसे यहां बता रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको कि शुरुआत में मान लो ए और बी को हमने एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में लिया होगा, यहाँ पे बी की परसेंटेज पहले से क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, अगली बार और बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो शुरुआत में बी बहुत कम था लिक्विड में, ए बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगली बार जब आपने उसको लिक्विफाई किया, उसे कलेक्ट किया, तो उसमें आपको क्या मिला, उसमें आपको बी के परसेंटेज 10 से ज़्यादा मिले और ए उससे कुछ कम रह गया। अब जब आप इसे देखोगे कि मैं इसको वापस क्या करूँगा, हीटअप करूँगा, वेपर में क्या होगा, तो आप बताओगे इसकी जो वेपर बनेगी वो कुछ यहाँ पर जाके जुड़ी। यानी अगर आप इस पॉइंट को फर्दर मैं ऐसे ब्लू लाइन से ड्रॉ करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा बेटे कि बी की परसेंटेज पहले से क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई और ए बहुत कम हो गया, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिर कम हो गया और हम कुछ इस पॉइंट पे रुक गए। फर्दर आप आगे बढ़ोगे, वापस जाओगे, ऐसे जाओगे, यानी फाइनली ए और बी में कुछ देर बाद बी क्या होगा, आपको 100% मिल जाएगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर्म, कि जब आपने एक पर्टिकुलर एक दो वोलेटाइल कंपोनेंट लिए, एक ज़्यादा था एक कम था, तो अगर ज़्यादा वाला वोलेटाइल कंपोनेंट आपने लिया, कम वाला वोलेटाइल कंपोनेंट का मिक्सचर बनाया, तो जब आप बार बार उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म करवाओगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है उसकी कम बढ़ती जाएगी परसेंटेज, और फाइनली क्या होगा, आपको वो कंपोनेंट मिलता हुआ दिखेगा। एंड दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर्व, जो आपको यहां पे समझना था। देखिए बेटे, मैंने भी आपको बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप दो वोलेटाइल लिक्विड्स को अलग कर सकते हो, जो ही नहीं कि दो ही हो, 4-5 भी हो तो हो जाते हैं। यानी हमारा जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है ना, उसमें तो बहुत सारे लिक्विड आते हैं, तो उन सभी को जो अलग किया जाता है, दैट ऑल इज डन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज जस्ट टू सेपरेट टू लिक्विड्स। तो नाउ आइडियल सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर कैन बी सेपरेट बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम सेपरेट नहीं कर पाते 100%। हाँ, सेपरेशन हो सकता है लेकिन 100% नहीं हो सकता। तो बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, बिकॉज दे फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कि क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और उसे आप किस तरीके से क्लियर करोगे। इसके अलावा याद रखना है आपको कि फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आपको परफॉर्म करवाना है तो XA और YA को एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, ना ही XB को YB के बराबर होना चाहिए। तो वी हैव द बेसिक पॉइंट कि आपको अगर किसी भी सिस्टम को अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परफॉर्म हो सकता है लिक्विड्स में, लेकिन नॉन आइडियल्स के साथ ये परफॉर्म नहीं हो पाता है। देखिए बेटे, हम लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ पे बातें की और अब मैं आपको एजियोट्रॉपिक का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बेसिक फॉर्म होता है। हमारे पास दो तरीके के डेविएशंस थे, ये ग्राफ हम लास्ट अभी आपसे डिस्कशन में कर चुके हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन। अब आइए मैं अगर इस ग्राफ का एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करूं, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल कंपोजिशन, तो वो कंपोजिशन किस तरीके का आएगा मैं आपको अब ये क्लियर करने जा रहा हूं। यहां पर XA1 है तो आप कह सकते हो कि XA1 होगा, इस पॉइंट पे XA की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। सेम यहां XB 0 होगा और इस पॉइंट पर XB की वैल्यू 1 हो चुकी होगी। अगर मैं आपसे बात करूं बेटे, तो ये हमारा अब सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर आपको दिख रहा है और आप इस पॉइंट को देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेपर प्रेशर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। अगर वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे, यानी आपने पर्टिकुलर कंडीशन में बात किया कि आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है, तो अगर इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है इस कंपोजिशन पर, इसका मतलब उसी पॉइंट पर
उस पूरे सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है उतने ही मोल फ्रैक्शन पर, यानी पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं और मैंने कहा कि P0A का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, P0B का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें कम मिल रहा होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है इसका अगर पॉइंट पे बात करोगे कि इस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर अगर सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो उस वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कम हीट करना पड़ेगा, आपको कम हीट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे आप बताओगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों कंपोनेंट से कुछ कम देखने को मिल रहा होगा। अब अगर मैं इसके वेपर और लिक्विड फॉर्म का ग्राफ प्लॉट करूं जैसे पहले आपने देखा था, तो ग्राफ कुछ इस पॉइंट पे आया, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ और फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला गया। अब मैं अगर इस पॉइंट पर आपके सामने ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट करूं तो ये एक ग्राफ हमारे पास बना। आइए मीनिंग समझते हैं। मान लो इस कंपोजिशन पर मेरे पास क्या था, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे मेरे पास ए का ये पर्टिकुलर कंपोजिशन था, सोल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पर ये वेपर का कंपोजिशन था, आपने वेपर को लिक्विफाई किया, फिर क्या हुआ, सेम कंडीशन, फिर लिक्विफाई किया, फिर तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली हम एक इस पॉइंट पर पहुंच गए। ये कौन सा पॉइंट है? यहां आप देख सकते हो कि वेपर और लिक्विड का कंपोजिशन हर पॉइंट पर डिफरेंट है, लेकिन यहां पर वेपर और लिक्विड का जो कंपोजिशन है वो सेम हो गया है। तो ये जो पॉइंट हमारा है जहां पे वेपर प्रेशर, जहां पे वेपर और लिक्विड कंपोजिशन सेम हो गया है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप पॉइंट। एजियोट्रॉप पॉइंट का मतलब क्या है? एजियोट्रॉप का मीनिंग समझने के अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कोई पॉइंट कौन सा मुझे मिला, मुझे एजियोट्रॉप पॉइंट मिला, इसका मतलब है कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन। मुझे मिला क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन मिल गया। क्या मतलब है कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन का? पहले समझ के देखते हैं। देखो बेटे, कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन का मतलब है कि अभी तक क्या हो रहा था, ध्यान से क्लियर कीजिएगा बातों को। हमने ए और बी लिक्विड लिया और उनको यूज किया, उस पर्टिकुलर लिक्विड का एक वेपर प्रेशर था और वो वेपर प्रेशर बता रहा था कि सिस्टम को बॉयल करने के लिए, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए कितना और गर्म करना पड़ेगा। जैसे ही वेपर बनी, बॉइलिंग स्टार्ट हुआ, वेपर बनना शुरू हो गई, आप कहोगे वेपर बाहर निकलने लगी, वैसे ही कंपोजिशन चेंज हो गया। जो लो वोलेटाइल कंपोनेंट था वो ज़्यादा जाने लगा, जिसके कारण सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट हर पॉइंट पे चेंज हो रहा था। हर पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा था, लेकिन हर पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन जो था लिक्विड स्टेट में और मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में था वो क्या था, वो सेम नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हर पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। इस पॉइंट को अगर आप देखोगे कि मान लीजिए आपने क्या लिया, ए को 1 मोल ले लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना था उस समय? इतना था। अब हमने इसमें बी को मिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने इसको बी को मिलाना शुरू किया, यानी आपने अलग अलग कंडीशन बनाई। मान लो आपने ए का मोल फ्रैक्शन ये रखा और बी का मोल फ्रैक्शन हमने इतना रख लिया। मान लो ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 था, यहाँ 0.8 था, तो यहाँ बी का 0.2 था। उस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट कुछ इतना था उस लिक्विड का। क्यों इतना था? आपने कहा कि उसका वेपर प्रेशर मान लो उस समय इतना था। अगर वेपर ये प्रेशर ये होगा तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हीट करना पड़ेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसको बॉइलिंग पॉइंट जल्दी मिल जाएगा। आपने कहा ये जल्दी बॉयल कर जाएगा। लेकिन इस समय लिक्विड का जो कंपोजिशन है और जो वेपर का कंपोजिशन है वो दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। यानी जो लिक्विड कंपोजिशन है वो वेपर कंपोजिशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कंडीशन बनती गई, हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे लिक्विड का कंपोजिशन और वेपर का कंपोजिशन सेम हो गया। मतलब एक्स ए वाई ए के बराबर हो गया, एक्स बी वाई बी के बराबर हो गया। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इस पर्टिकुलर मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का नाम देने लगे। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉर्मली हर पॉइंट पर नहीं मिलता। ये नहीं कि आपने कहा कि मेरा एथाइल अल्कोहल और वाटर एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाता है तो हर पॉइंट पे बनेगा। अगर आपने एथाइल अल्कोहल वाटर को मिलाया है तो वो पर्टिकुलर एक ऐसे कंपोजिशन पे जाएंगे जहां पे ये पॉइंट मिलेगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर
आप बताओगे कि अब जो ये पॉइंट आ गया, समझिएगा बातों को, जब ये पॉइंट आ गया इसका मतलब इस समय लिक्विड और वेपर दोनों का कंपोजिशन क्या हो गया, सेम हो गया। अब जब आप गर्म करोगे लिक्विड को तो क्या होगा, आप कहोगे कि जब आप लिक्विड को गर्म करोगे तो उस समय उतनी ही वेपर का कंपोजिशन मिलेगा जितना लिक्विड का है। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट अब यहाँ हो गया ना, वो बॉइलिंग पॉइंट अब आप जितना भी गर्म करोगे उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा। यहाँ क्या हो रहा था, हर पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं हो रहा, एंड दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन। और उस पॉइंट को हम एजियोट्रॉप पॉइंट कहते हैं, और ऐसी कंडीशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ वाले होते हैं उनके साथ आप देखोगे तो इसे हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का नाम देते हैं। दैट सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज व्हाट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये इसका नाम होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। और अगर मैं आपसे बात करूं दूसरी कंडीशन में, इसके बाद अगर हम आपसे बात करें दूसरी कंडीशन पर, इस ग्राफ को आके देखते हैं। इस ग्राफ को एकदम एग्जैक्टली इसके नीचे बना देते हैं कि आपके सामने बहुत इजी सी बातें आ जाए। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म है, अगर ये चलिए इसका भी ग्राफ बनाए, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस किसका, मोल कंपोजिशन का, तो कैसा ग्राफ बनेगा अब जरा समझने की कोशिश करना। शुरुआत में जब आपके पास सिर्फ A था तो ये वेपर प्रेशर था, कम है ना, मतलब उसे बॉईल करने के लिए आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर कहीं बॉइलिंग पॉइंट मिला आपको, क्लियर। अब जब आपने इसमें B को मिलाना शुरू कर दिया तो आपने कहा कि वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा, तो सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता हुआ मिल रहा होगा। दूसरी कंडीशन, हम कहीं यहां पहुंचे मान लीजिए, इसके कंपेयर में ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेपर कंपोजिशन में वेपर प्रेशर क्या होने लगा, बढ़ने लगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगा, और आपने कहा बी का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से मान लीजिए आके रुक गया। अगर मैं इस ग्राफ के भी कंपोजिशनिंग इस फॉर्म में बनाऊं तो ऐसा ग्राफ आता हुआ दिखेगा। ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये तब आपको समझ में आना चाहिए। दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, एजियोट्रॉप पॉइंट। और इस पॉइंट पे आ जाने का मतलब है कि अब आप सिस्टम को अलग नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे क्या प्रॉब्लम आ गई, यहां पर हमें एक ऐसा सोल्यूशन का पॉइंट मिला जिसके बाद आप उसे वापस अलग नहीं कर सकते, एंड दैट इज अ एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ग्राफ के दो पॉइंट हैं आपके पास, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आइए चलिए इनके एक एग्जांपल को क्लियर कर सके। जैसे मान लीजिए बेटे आपने वाटर और एथाइल अल्कोहल को ले लिया। जब हम वाटर एथाइल अल्कोहल को लेते हैं, मान लीजिए आपने वाटर भी 50% ले लिया, एथाइल अल्कोहल भी ले लिया, या जब एथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में या डिफरेंट फॉर्म्स में, तो एथाइल अल्कोहल जो हमारे पास आता है वो डाइल्यूट फॉर्म में आता है जिसमें वाटर भी मौजूद होता है। लाइक अ फर्मेंटेटेड अल्कोहल आपने ऑब्टेन किया, तो उसमें से वाटर को कैसे निकालते हैं, तो आप करते क्या हो कि उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर्म में यूज़ करते हो, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है आपके पास। अब इससे होता क्या है प्रोसेस में, अब इससे प्रोसेस में होता क्या है कि हम वाटर और एथाइल अल्कोहल को अलग करते जाते हैं। जैसे जैसे इनका कंपोजिशन चेंज होता है, एथाइल अल्कोहल पहले जल्दी निकलेगा, वाटर हमारा बचा रहेगा, एथाइल अल्कोहल सोल्यूशन से निकलता जाएगा। ऐसा नहीं कि वाटर भी नहीं जाएगा, वाटर भी जाएगा, एथाइल अल्कोहल ज़्यादा जाएगा। तो आपको एक कंपोजिशन मिला, उस कंपोजिशन को फिर से आपने करते गए, फाइनली क्या हुआ कि एथाइल अल्कोहल और वाटर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में पहुंच गए जहां एथाइल अल्कोहल 95.57% था और वाटर उसका, अब आप माइनस कर सकते हो 100 से। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिस्टम ने एक बॉइलिंग पॉइंट अचीव किया, दैट इज 351.15 केल्विन। ये वो बॉइलिंग पॉइंट है जिस बॉइलिंग पॉइंट पर अब दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो गया। कहने का मतलब होता है कि एजियोट्रॉप का मतलब होता है जिसमें जितने कंपोनेंट हों वो एक जैसे हो जाए। कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इस पूरे कंपोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग में अलग होगा।
अलग होता गया, अलग होता गया, अलग होता गया, जैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता गया और फाइनली एक पॉइंट पे जाके बॉइलिंग पॉइंट ये रह गया। इस पॉइंट पर आपने कहा कि सिस्टम ने एजियोट्रॉप बना लिया और हमारे पास अब 95.57% इथाइल अल्कोहल बाय मास है। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को रेक्टिफाइड स्प्लिट भी कहते हैं, याद रखने के लिए एक पॉइंट है आपके पास। क्या क्वेश्चन है कि अगर मैं इसे हीट करूं तो क्या मैं इससे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन नहीं कर सकता? तो आप कहोगे कि बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी नेवर गेट 100% इथाइल अल्कोहल, मतलब कि जो एजियोट्रॉप सोल्यूशन होते हैं दे नेवर बी सेपरेट 100% बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, because their vapor composition and their liquid composition become same, they form constant boiling solution। मतलब अब उनका बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो गया, उसे आप अलग नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास अब ये कंडीशन है, तो क्या इसी अल्कोहल से काम चलाना पड़ेगा या क्या हम 100% इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन नहीं कर सकते? दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो आप बताओगे किया जा सकता है टू परफॉर्म अ डिफरेंट मेथड। अगर हम बात करें तो हम इसका टर्नरी एजियोट्रॉप बनाते हैं। हम इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में बेंजीन मिला देते हैं और उससे प्रोसेस को आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। वो एक अलग मेथड है जिस पे हमें बातें नहीं करनी है हमको, क्योंकि वो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बियॉन्ड ऑफ कोर्स कंडीशन पे है। अब अगर यहाँ पे बात करें कि एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड वाटर, तो आप जानते हो ये निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 359 है, इसका कितना है 373 है। जब आप इन्हें मिक्स करोगे तो मिक्स करने पर होगा क्या कि इनका एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा एजियोट्रॉप पॉइंट पर जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा 398.5 केल्विन, और उस पॉइंट पे नाइट्रिक एसिड 68% होता है और वाटर 32%। मतलब हम फर्दर बाय हीटिंग नाइट्रिक एसिड को 68% से फर्दर ऑब्टेन नहीं कर सकते। जब आप नाइट्रिक एसिड पढ़ोगे, जब आप सल्फ्रिक एसिड पढ़ोगे तो वहाँ ये बातें जुड़ेंगी, HCl पढ़ोगे कि उन्हें कैसे और आगे ऑब्टेन करें। तो ये पार्ट जो है ये किसका एग्जाम्पल था? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। तो ओवरऑल आपने क्या समझा कि जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं दे कैन सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, बट नॉन आइडियल सोल्यूशन नेवर सेपरेट 100% बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड because they form azeotrope solution. What is azeotrope? Azeotrope means when the composition boiling point becomes constant। मतलब कि हर पॉइंट पे जहाँ बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ गया, एक ऐसा कंपोजिशन आ गया जहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, अब फिक्स हो गया। अब उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर ये कंपोजिशन वेपर और लिक्विड का कंपोजिशन क्या हो गया, सेम हो गया। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एजियोट्रॉपिक फॉर्म। तो बेटे ये बातें थी एजियोट्रॉप के बारे में। अब अगर आपको एजियोट्रॉप को समझना है तो एक बार 2-3 बार इसे देखिए और अपनी कोई एक बुक उठाइए जिससे भी आप उसे देख सको एजियोट्रॉप को। तो कहीं ना कहीं बातें समझ आ जाएंगी आपको कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है, व्हाट इज एजियोट्रॉप सोल्यूशन, कौन शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, कौन मिनिमम बॉइलिंग, वो आपको मालूम चल गया होगा। जो भी राउल्ट्स लॉ के पॉजिटिव है वो मिनिमम, जो निगेटिव है वो शो करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ओवरऑल आपका ये टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आएगा बेटे उसमें हम बातें करेंगे आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू।